हेलो माय फ्रेंड्स। टीपीसी साइंस क्लासेस के इस मंच पे आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस क्लास में आज क्या होगा सर, इस सेशन में क्या करने वाले हैं, एक एक मुद्दों पे आप लोग को बिल्कुल जानकारी मिलने वाली है। और जैसा कि आपको थंबनेल में पीछे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे कि क्लास 11th, अभी तक तो बातें क्लास 12th की हो रही थी और उसकी क्लासेस भी जो है धीरे धीरे रनिंग मोड में आ चुकी है। बट क्लास 11th की क्लासेस जो है बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम था कि सर आप तो एक तरफा काम कर रहे हैं, क्लास 12th के लिए काम कर रहे हैं, क्लास 11th के लिए तो हम लोग के लिए भी तो सोचिए। तो ये सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए क्लास 11th का ये आपका स्पेशल बैच जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये चलने वाली है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सबसे पहले इसका ये जो समन्वय है वो दोनों तरफ से होना चाहिए, कॉम्बिनेशन दोनों तरफ से होना चाहिए, ठीक है ना। जितना यहाँ से हम मेहनत कर रहे हैं हमें मोटिवेट करते रहिए आप लोग। और मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलती है? तो मोटिवेशन मिलती है कि जितने भी सेशंस हो रहे हैं वो सेशंस को आपको शेयर करना है आपके दोस्तों के बीच। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्यादा से ज्यादा दूर तक इसे, इस चैनल को, ये आपका परिवार है, इसको पहुंचाने का आप प्रयास करेंगे। समझ में आ गई बात? तो क्लास 11th जो कि बहुत बेसिक और बहुत अहम है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ये भी होता है कि सर इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, न तो बोर्ड का एग्जाम है न तो और कुछ बात है, फिर इम्पोर्टेंट क्या है? तो इम्पोर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है बाबू कि आपका आगे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, तो यहाँ से ये क्लास 11th का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन भी बनता है। हालांकि 12th में भी है वैसा टॉपिक, लेकिन क्लास 11th से जो बनता है ना क्वेश्चन, उसका तोड़ कुछ अलग होता है, ठीक है ना। उसका आप समझ लीजिए ना कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट पे भारी पड़ जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो हम ज्यादा अब जो है हम लोग को फोकस करना है क्या, क्लास 11th के सिलेबस पे। यानी कि आपका जो सिलेबस जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है उस पे एक बार हम नजर डाल लेते हैं। कितने चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, ठीक है ना। और ये हिंदी में आज जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, बिल्कुल ये सिलेबस हिंदी माध्यम में है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम का चाहिए, इंग्लिश मीडियम का हम इसका भी वीडियो हम बना देंगे। और क्लासेस जो है आपको बाइलिंगुअल चलेगा, ठीक है ना। जैसे क्लास 12th का चल रहा है वैसे ही क्लास 11th का चलेगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ते हुए हम लोग पहुंचते हैं इसके सिलेबस पे। लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार आप देख रहे हैं वीडियो को, आप क्लास 10th के बाद डायरेक्ट 11th में पहुंचे हैं, तो याद रखिएगा कि यहाँ से जो पढ़ाया जाएगा वो आपका बीएससी भी हो, ठीक है ना, या सीबीएसई हो, दोनों के लिए यहाँ से फायदेमंद मिलने वाली है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट आएगा जो सीबीएसई वाले होते हैं, वो कहते हैं कि सर हिंदी में क्यों पढ़ना, हिंदी में नहीं पढ़ेंगे, ठीक नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में सीबीएसई वाले विशेष रूप से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि नहीं सर सीबीएसई का आपको अलग से चाहिए, तो उसका लेक्चर फिर फुल्ली इंग्लिश मोड में हम शूट करके और देंगे। समझ में आ गई बात? उसका अभी तो शेड्यूल नहीं कर सकते, ज्यादा अगर हाई डिमांड आया तो उसके बेसिस पे हम प्रयास करेंगे कि इंग्लिश का अलग बैच हम इस पे स्टार्ट कर दें। लेकिन फिलहाल जब तक हमारे पास बच्चा ये सीबीएसई का कनेक्ट हमसे ज्यादा नहीं हो पाता है, तब तक हम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि समय का हमारे पास भी थोड़ा सा पाबंदी है। और इसको ध्यान में रखते हुए हम अभी केवल हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम यानी दोनों मीडियम को मिला करके बाइलिंगुअल हम चलाएंगे। समझ में आ गई बात? हमारे साथ जुड़ने के लिए एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर से एक बार लाइक जरूर से जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। हमसे जुड़ने के लिए जो आपको कांटेक्ट चाहिए वो कांटेक्ट नंबर यहाँ पे आपको अवेलेबल है, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट आप उस पे आप जुड़ सकते हो। अगर जुड़ने में कोई दिक्कत हो रहा है तो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि ये जितने भी क्लासेस यहाँ से चलने वाली है, सारे क्लासेस का नोट्स जो है वो ग्रुप में ही जाता है, वो कहीं और जगह आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए
अगर पढ़ाई के साथ साथ आपको नोट्स चाहिए, जो क्लास का पीडीएफ है वो चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा, या नंबर जो दिया गया था उस नंबर पे कांटेक्ट करके डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका सबसे पहला जो यूनिट है, इस यूनिट को बोला जाता है क्या? इस यूनिट को बोला जाता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। क्या बोला जाता है? फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसका मतलब क्या है सर? देखिए, इसमें पढ़ना क्या क्या है ये बात समझ लो। मतलब वही वाला बात हो गया कि फिजिक्स का शुरुआत हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शुरुआत। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स होता क्या है, भौतिकी होता क्या है, ठीक है ना, भौतिक विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे इस यूनिट में। फिर भौतिक विज्ञान का पकड़ कहां कहां है, कौन कौन से क्षेत्र में इसका पकड़ है, इसके कितने ब्रांचेज है, ये इंटरेस्टिंग कैसे है, ये सब्जेक्ट कहा जाता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कैसे है, समझ में आ रहा? हाँ, तो हम इतना जानते हैं कि हमारे आसपास में जितने भी घटनाएं घट रही है, जितने भी फेनोमेनन हो रहे हैं, तो वो जो घटना घट रहा है उसको समझने के लिए फिजिक्स के अंदर बहुत सारे कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ लॉ दिए गए हैं। उस लॉ के बेसिस पे हम लोग हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जो घटनाएं घट रही है, ठीक है ना, उसका हम अध्ययन कर पाते हैं, उसका हम स्टडी कर पाते हैं, उसको समझने में वो हमें मदद करता है। समझ में आ गया? तो वो हम कहाँ पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये फिजिक्स के साथ जुड़ने का ये यूनिट जो है, एक समझिए एक अहम रोल प्ले करेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो इसमें है, कहता है मेजरमेंट, ठीक है ना। फिजिकल वर्ल्ड में यही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कहता है भौतिकी का क्षेत्र और रोमांच, मतलब इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। कहता है भौतिकी का क्षेत्र क्या कहाँ कहाँ है, जैसे भौतिकी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर चैप्टर्स की बात करें, जैसे मैकेनिक्स ले लो आप, ठीक है ना, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लो जो कि 12th कट है, ठीक है ना, आप काइनेटिक्स ले लो, काइनेमेटिक्स ले लो जो मैकेनिक्स का ही सेक्शन है, मैकेनिक्स का ही पार्ट है, आप रोटेशनल डायनेमिक्स ले लो, ठीक, आप फ्लूइड डायनेमिक्स ले लो, ठीक है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ले लो। बोलेगे सर सब तो इंग्लिश में बता दिए सर, हिंदी वाला। तो आगे आएगा बाबू, एक एक टॉपिक आगे आएगा, सबका विश्लेषण विस्तार से हम करेंगे। तो उसका क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र के बारे में जानकारी आपको लेना है। फिर इसमें भौतिक नियम के बारे में आपको बताया जाएगा, उसका प्रकृति क्या होता है उसके बारे में। फिर भौतिकी और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, और समाज, इसका जो सोसाइटी है, समाज जो है, उसके बारे में समझाएंगे, ठीक है ना। कैसे पेड़ से कैसे फल जो है पकने के बाद नीचे गिरता है, नीचे गिरता ऊपर क्यों नहीं जाता है, ठीक है ना। और जब ये सवाल जब आता है दिमाग में, तो बहुत सारे लोग को दिमाग में न्यूटन का याद आता है कि जो न्यूटन का जो लॉ दिया गया था ग्रेविटेशन वाला, ठीक है ना, जो दिया गया था, वो बस यही देख करके दे दिए थे, ग्रेविटी से रिलेटेड जो लॉ दिया गया था, जो दिए थे, तो यही दिमाग में आता है कि जो ऊपर से फल था, ठीक है ना, सेब था, वो माथा पर गिरा, और जब सर पे गिरा तो उसको दिमाग में आया और उसके बाद वो लॉ दे दिया। नहीं बाबू, ऐसा कोई सच्चाई नहीं है, ये तो उन लोग मजाक बनाने के लिए लोग बोल देते हैं, लेकिन हकीकत बात क्या है वो हम आपको बताते हैं। उसमें काफी हद तक वो रिसर्च कर रहे थे न्यूटन, ठीक है ना। तो रिसर्च करते 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 एक अरसे से, लेकिन माइंड क्लिक नहीं कर रहा था। लेकिन जब वो सेब गिरा तो फिर सोचने पर मजबूर हो गए, और सोचते 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 विश्लेषण करने के बाद एक नियम तक वो देने के लिए जो है वो तैयार हुए, और एक नियम को वो दे दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे ही नहीं बाबू, मतलब हमारे ऊपर, हमारे भी चारों तरफ बहुत सारा जो है घटना घट रहा है, आपके साथ भी घट रहा है। क्या आप नियम दे पा रहे हैं? न्यूटन कैसे दे दिया? न्यूटन काम कर रहे थे उस पे, आप काम नहीं कर रहे हो उस पे। समझ में आ गई बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका पहला चैप्टर। दूसरा इसका जो चैप्टर है ना, भौतिक जगत के बाद दूसरा जो चैप्टर है, इसको बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि मात्रक और मापन, यानी कि मापन और मात्रक डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। मतलब इसमें हम लोग सबसे पहला शुरुआत भौतिक जगत को समझने के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे
कि हमारे आसपास में जो जो भी दिख रहा है, जैसे मार्कर दिख रहा है, ये पहने हुए ये यूनिफॉर्म दिख रहा है, ठीक है ना, आप बैठे होंगे, आप यूनिफॉर्म पहने हो, वो दिख रहा है, आपके आसपास में दिख रहा होगा, कॉपी दिख रहा होगा, कलम दिख रहा होगा, टेबल दिख रहा होगा, ठीक है ना, बेड दिख रहा होगा, पंखा दिख रहा होगा, बल्ब दिख रहा होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आसपास में दिख रहा है। बोले कि अलग अलग तरह का वस्तु है ना। तो ये सबको मापने के लिए, इस सबको पहचानने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता होती है, तभी पहचान पाते हैं। जैसे मास को अगर आपको पता करना है और लिखा हुआ है, कैसे पता करोगे? केजी में होगा, ग्राम में होगा, समझ में आ रहा, तो आपको समझ में आइडिया आ जाता है कि हाँ ये मास होगा। सेंटीमीटर मीटर में, किलोमीटर में होगा, तो आपको आइडिया आना चाहिए कि लेंथ टाइप का है। अगर हम के कितना बजा है, बोले मतलब समय आ गया, बोले इस सब चीज को मिला दिया जाए तो इस सब को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। मतलब फिजिक्स में आपको कदम रखना है तो पहले तो ये होना चाहिए कि उसका उससे रिलेटेड आपको चीज आना चाहिए। जैसे अगर कोई सेंटेंस, कोई वर्ड आपको लिखना, तो एबीसीडी आता है कि नहीं आता? एबीसीडी आना चाहिए। ऐसी भौतिकी में कदम रख रहे हो तो भौतिक का एबीसीडी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा भौतिक राशि क्या होता है, मात्रक क्या होता है, और उसका पद्धति क्या है, मेजर करने का, मापने का तरीका क्या है, मापन पद्धति के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, जिसको यहाँ मेजरमेंट बोल रहे हैं। समझ में आ गया? इस सब के बारे में पढ़ने के साथ साथ आपको बीमा के बारे में भी पढ़ाया जाएगा कि बीमा क्या होता है, मतलब उसको आयाम भी कई बार बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि पूरा पूरा फोकस करेंगे कि उसका यूनिट मतलब आइडेंटिफाई, मतलब उसको पता करना और उसको मेजर करना। जैसे मार्कर ले लिए, मार्कर है, चलिए इसको पता कर लिए, चलिए मार्कर है, मतलब इसको मेजर करो, तो मेजर कैसे करेंगे? इसको तौल के करेंगे, इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बोले लेंथ टाइप का ऑब्जेक्ट है, माप समझ में आ गया, आइडेंटिफाई कर लिए, लेंथ टाइप का ऑब्जेक्ट है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब लेंथ टाइप का ऑब्जेक्ट है तो इसको हम क्या करेंगे? स्केल से माप लेंगे। तो ये आइडेंटिफाई करने का यूनिट, इसका सेंटीमीटर में, मीटर में ले सकते हो। तो यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में आपको समझ में आ गया कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, दूसरा यूनिट जो इसका है, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गतिकी। अब इसमें जो है, आपके आसपास में बहुत सारे वस्तुएं जो है मूव करते आपको दिख रही होगी, हम मूव कर रहे हैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पंखा मूव कर रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इसमें जो है, इसमें गति के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, क्लास 9 में भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो गति के बारे में पढ़ाया जाएगा, वो भी सरल रेखा में। कैसे गति करेगा, गति करेगा तो किस तरह से गति करेगा, ठीक है ना। और उसमें आपको सदिश और अदिश के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। स्थिति और ये दूरी और विस्थापन कर लो तो ज्यादा सही होगा। स्थिति और विस्थापन, स्थिति जो है ना, ठीक है ना, इसको आप डायरेक्ट जो है दूरी और विस्थापन कर ले, ज्यादा बेटर होगा। फिर इसी से रिलेटेड जो है आपको आगे जो है कई तरह का, यानी एक चीज रुक जाओ, ये सही लिखा हुआ है, ये सदिश का एक तरह से प्रकार दिया है, ठीक है ना। हाँ, सद यहाँ देखो जितना है सब वेक्टर और स्केलर से रिलेटेड सारा दिया है, ये सब टॉपिक सही है, ठीक है ना। इसका एलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, एलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। फिर सदिशों का, सदी एलजेब्रा में जोड़ घटाव आता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। चाल और वेग के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। जितना जितना भी मोशन से रिलेटेड जितना भी आपका होगा ना टॉपिक, जितना भी, वो सब के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, है ना। और अगला जो हमारे पास है, ये है लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति के नियम। मतलब उसमें केवल हम ये जानकारी लेंगे, दूसरा वाला यूनिट में हम केवल ये जानकारी लेंगे कि गति कर रहा है जी, तो हाँ गति कर रहा है, बस गति करते रहे। किसके वजह से गति कर रहा हमें कोई मतलब नहीं है, रीजन के बारे में जानकारी हम नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही सेक्शन में आते हैं तो रीजन के बारे में, उसके पीछे के कारण को समझना पड़ता है, उसके पीछे का वजह क्या है। अगर हम चल रहे हैं तो हम चिकने सरफेस पे हम नहीं चल सकते हैं,
चिकना सतह पे हम नहीं चल सकते हैं, लेकिन खुरदरी सरफेस यानी कि रफ सरफेस, ठीक है ना, उस पे हम आसानी से चल पाते हैं। कैसा क्यों होता है, समझ में आ गया कि नहीं? रीजन को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम नॉर्मल सा हम देख रहे हैं कि इस पे अगर हम इसको हम होल्ड करके इसको उठा पा रहे हैं, ऊपर की ओर उठ जा रहा है आसानी से, लेकिन वहीं पे एक भारी भरकम वस्तु को ले ले उसको उठा रहे हैं, उसको हम नहीं उठा पा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, वजह क्या है? देखिए, ये डेली लाइफ में किसी से पूछोगे ये हल्का है वो भारी है, लेकिन आपको पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, तो आपके सोचने का नजरिया और समझने का नजरिया अलग होना चाहिए। समझ में आ गया? वो देगा कौन? वो फिजिक्स देगा। समझ में आ गया? तो इसमें गति के नियम के बारे में जाएंगे और नियम के सहारे से, नियम के सहायता से हम लोग उसके रीजन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गया? तो इसमें जो है आपका बहुत सारे टॉपिक है, जैसे बल के बारे में पढ़ोगे, न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ोगे, फिर आप इसमें घर्षण के बारे में पढ़ोगे। देखो घर्षण का ये टॉपिक है, कुछ आपका सर्कुलर मोशन आ गया, मतलब कि वृत्तीय गति हो गया, ये सब के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आप देखो वॉशिंग मशीन में कपड़ा आसानी से धुल जाता है, क्यों धुलता है, उस पर बल कौन सा लगता है, तो ये सब के बारे में हम इस यूनिट में हम बात करेंगे बाबू, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ाएं। इसके बाद अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा और शक्ति, यानी वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्य क्या होता है, ठीक है ना, कार्य के बाद ऊर्जा पढ़ेंगे। कार्य और ऊर्जा से रिलेटेड सिद्धांत दिया गया है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बोलते हैं, और इसी के तहत कई जगह पे बोलेगा कार्य निकालने के लिए तो ऊर्जा निकाल लोगे, कहीं पर ऊर्जा निकालने बोलेगा तो कार्य आप निकाल करके बता सकते हो। वो हम तरीका आगे बताएंगे। ये किसके तहत होता है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के तहत, वर्क एनर्जी थ्योरम के तहत ऐसा हम लोग करते हैं। फिर हम लोग शक्ति के बारे में समझेंगे। शक्ति कौन, शक्तिमान वाला नहीं, ठीक है ना, इस शक्ति क्या है, पावर की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? फिर इसी में हम स्थितिज ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, ठीक है ना, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी से रिलेटेड अगर कुछ मोशन में हमें इफेक्ट दिखाई देता है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यही सब कुछ आपका टॉपिक है जिसके बारे में आपको इसमें जानना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास पांचवा यूनिट है। पांचवा यूनिट में हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे, यानी कि कणों का तंत्र और घूर्णन गति के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें, घर, आपके घर में बहुत सारा दरवाजा होगा, बोले हाँ सर बिल्कुल है। दरवाजा को खोलो, तो खोलने के लिए जब खोलते हो तो केवल दरवाजा, अगर ये मान लो तो ये गेट का एक सेक्शन ले लेते हैं, एक फिक्स होता है, और एक पर बल लगाओगे ना तब बल लगेगा, आगे बढ़ेगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा और पीछे जाएगा। लेकिन ये वाला हिस्सा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये जो घूम रहा है इस मोशन को हम लोग बोलते हैं क्या है, हम लोग रोटेशनल मोशन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, घूर्णन गति जिसको बोल सकते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। पंखा का जो ब्लेड जो होता है वो जो घूमता है वो कैसे घूमता है, उसका एक सेक्शन, एक छोर जो रहता है फिक्स रहता है, दूसरा छोर जो रहता है फिक्स नहीं रहता है, वो घूमता है। समझ में आ गया? घुमा सकते हो। चलिए, तो बहुत सारा जो है इसमें हम इंपोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें हम लोग को ये मोशन को समझने के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में भी जानना होगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास कहने का मतलब, जैसे हम हमारे बारे में बात कर ले, ह्यूमन बॉडी की बात कर ले, बोले कि हमारा जो है ये इसका, हमारे हम भी क्या है, एक मैसी बॉडी है ना, द्रव्यमान युक्त क्या है, अब ये हम बोल सकते हैं वस्तु है। अब वस्तु के पास मास होगा, उसका ऐसा एक बिंदु खोज लो जहां पर अगर पूरे बॉडी को उठाए ना तो आराम से उठ जाए, पूरा सेंटर, उस सेंटर पे, उस केंद्र पर पूरा द्रव्यमान क्या होता है, केंद्रित होता है उस बिंदु पे। उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। द्रव्यमान केंद्र बोल सकते हैं हिंदी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो द्रव्यमान केंद्र के बारे में बात करेंगे। जड़त्व आघूर्ण के बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ये घूमता है, अगर हम बल इस पे लगा रहे हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, हम इस पे बल लगा रहे हैं तो बल लगा रहे हैं तो आसानी से ही घूम जा रहा है। देखिएगा, बल लगा रहे हैं तो आसानी से ही घूम जा रहा है ना। यहां पर बल लगाएंगे
जितना बल एजा लगा रहे हैं बाबू, उतना ही बल अगर एजा लगाएंगे तो थोड़ा मुश्किल से घूमेगा। अगर और इसके नजदीक ले जाओ, जिधर ही फिक्स है ना, जिधर ही फिक्स वाला है ना, इधर और बढ़ जाओ, अब देखो नहीं हो पाएगा। मतलब वही वाला बात हो गया कि एक ले लेना, लंबा सा लकड़ी ले लेना, ठीक है ना, स्टिक टाइप का ले लेना, और उसमें घर पे बाल्टी होगा, बाल्टी में पानी भर लीजिएगा, कम से कम आधा आधा भर लीजिएगा। अब उस पे, उस छड़ी पे रखिएगा और एक तरफ से उठाने का प्रयास कीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उठा करके देखोगे तो यहाँ रखेंगे तो ज्यादा बल लगेगा, और नजदीक तो और कम, और नजदीक तो और कम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी बिल्कुल। तो ये इफेक्ट किसके वजह से आ रहा है, इस सब के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है बाबू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, रोलिंग मोशन के बारे में भी इसी में हम लोग जानेंगे। अगला जो हमारा है ये ग्रेविटेशन, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण सब लोग परिचित है, इसमें ग्रेविटेशन में क्या क्या पढ़ना है। अगर हम कहें कि सूर्य के चारों तरफ जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, घूम रहा है, तो भाई ये घूम रहा है, तो आखिर एक अपना फिक्स एक्सिस पे ही, फिक्स अपना एक ऑर्बिट में ही क्यों घूम रहा है? चंद्रमा हमेशा क्या है, पृथ्वी के नजदीक हमेशा दिखता है, दूर क्यों नहीं जाता है ना? ये सब रीजन है, किसके वजह से है? ये गुरुत्वाकर्षण के वजह से है बाबू। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि पता चला कि आज दिख रहा है तो कल गायब हो गया, नहीं दिखेगा। क्यों दिखेगा भाई? वो आपको इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। और इसमें आपको गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बात करेंगे, यानी कि बोल सकते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, गुरुत्व जनित त्वरण। अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो हम इसको छोड़ करके नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पृथ्वी जो खींच रहा है, बोला किस एक्सेलरेशन से, किस त्वरण से खींच रहा है, इस त्वरण का मान क्या होगा, अर्थ के सरफेस पे क्या होगा, अंदर जाएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा। वो जो बोले थे ना सेब जो सर पे गिरा था, वो जो सर पे गिरा है वो नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, उस सब रीजन आपको इसमें मिलेगा। मजाक तो भले ही पहले जानते थे तो मजाक लगता था, लेकिन जब पढ़ोगे ना तो बहुत बहुत गहराई की बात है, जो कि न्यूटन इसको समझे और ये दिए और हम लोग के लिए आसान कर दिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर सब पागल पागल थे, सब लिख करके चल गया, पढ़ना हम लोग को पढ़ रहा है, ठीक है ना? तो ऐसी बात नहीं है, वो ऐसा करके गए ना, इतना मेहनत हम लोग के लिए किए, ठीक है ना? हम लोग के लिए कहने का मतलब हमारे और आपके लिए सिर्फ नहीं, ये पूरे ये जो है आपका वर्ल्ड जो है, ये सबके लिए करके गए, एक नियम स्थापित करके गए, दे करके गए, जिसके बलबूते पे हम अपने जिंदगी को बिल्कुल आसानी से हम लोग जी पा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, उपग्रह के बारे में भी इसी में जानेंगे। सैटेलाइट जो छोड़ता ना इसरो, अब सैटेलाइट को जब भेजते हैं, अब ऐसे कोई पत्थर जरा फेंको तो ऊपर, तो क्या छोड़ के चल जाएगा? पृथ्वी को, अर्थ को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। लेकिन जो हमारे पास जो मिसाइल है, उस मिसाइल को अगर हम उसमें लगा करके उपग्रह में भेज देते हैं, तब पता चला कि चंद्रमा पे, पता चला स्पेस में जहां भेजना है वहां से वहां तक भेज देते हैं, अंतरिक्ष में। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे होता है, किस वेग के कारण होता है, तो उस वेग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पलायन वेग के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उपग्रह के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अगले यूनिट पे बढ़ते हैं, आइए। अगला यूनिट हमारे पास है, अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी ऊपरी ढंग से हम बोल सकते हैं, जैसे सॉलिड है तो इसको हम इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसको अगर हम बल लगाते हैं इस पे, तो कितना बल लगाएंगे, कितना बर्दाश्त ही कर सकता है, उसके बाद टूट जाएगा, है ना? बच्चा लोग को देखो, अगर किसी को कहोगे कि टूट जाएगा बाबू, तो वो प्रयास करके देख कब तक ही फट सकता है, जानने का इच्छुक होता है। समझ में आया? हाँ, सामान जरूर बर्बाद कर देता है बाबू। तो उस पर ये नहीं कि मारपीट करना चाहिए, नहीं, बच्चों लोग को मारपीट नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया? हाँ, क्योंकि उसके पास जानने का जो है जिज्ञासा भरा हुआ है ना, तो मारना पीटना नहीं चाहिए। समझ में आ गया? हाँ, बस ज्यादा अगर नुकसान है तो उसको हैंडल करने का प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा सामान बर्बाद ना हो, ऐसा ना कि हम लॉस में चले जाए। हाँ, लेकिन जहां तक उसका जिज्ञासा है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, तो हम लोग
मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड यानी कि ठोसों के यांत्रिक गुण के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग खिंचाव तनाव के बारे में बात करेंगे, कितना वस्तु को हम किसमें इलास्टिक वाला प्रॉपर्टी है, मतलब रबर बैंड ले लो, उसको खींचोगे तो खिंचाएगा ना जी, फिर वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये सब के बारे में हम लोग क्या तनाव और विकृति ये सब के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रिंग को खींचो तो आगे खींचाएगा, फिर छोड़ो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ये किस तरह का वस्तु है, इसके अंदर किस तरह का गुण है, ठीक है ना, तो वो गुण के बारे में प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। जैसे सॉलिड के लिए पढ़ेंगे वैसे ही लिक्विड के लिए पढ़ेंगे, मतलब फ्लूइड के लिए पढ़ेंगे। फ्लूइड में आपका लिक्विड और गैस दोनों आ जाएगा। तो देखिएगा इसमें फ्लूइड लिख दिया है, केवल तरल के लिए हम डायरेक्ट समझ सकते हैं यहां द्रव के बारे में। तो द्रव जब तक पड़ल रहता है आसान रहता है, देखने में लगता है बड़ा शांत है, ठीक है ना। अगर एक छोटा सा जग में हो तो उसके साथ हम बहुत इंजॉय करते हैं, बाल्टी में हो इंजॉय करते हैं। अगर उसका एक छोटा सा सेक्शन घर पे स्विमिंग पूल टाइप का बना दिया जाए, वहां तक तो सही है। नदी में पानी का बहाव देखो कितना ज्यादा होता है, तो इसके अंदर किस तरह का गुण है, वो गुण के बारे में हम जानेंगे। पानी गति जो करता है, पानी जो बहता है, बहने का भी जो है उसका अलग अलग मोड रहता है। कहीं पर जो है गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ाहट के साथ बहता है, कहीं शांत आराम आराम से बहता है, पता भी नहीं चलता कि बह रहा है। तो कैसे, मतलब कि उसके पास किस तरह का वेग है जो गड़गड़ाहट के साथ बह रहा है, उस वेग का नाम हम लोग क्या हम देंगे, क्या होता है, किस तरह का होता है प्रॉपर्टी। कोई वस्तु उसमें डूब जाती है, कोई वस्तु उसमें नहीं डूबती है, ये सब के बारे में जानकारी जो लेंगे वो किस में, तो इसी में। अच्छा एक बात और, आप बायो की थोड़ा सा बायो के सेक्शन की बात कर ले, कि पेड़ के अंदर आप सोचो, जो जमीन के अंदर से पानी को खींच लेता है, ठीक है ना, मतलब पानी के अंदर कैसा गुण है कि अंदर से वो आराम से रिस रिस करके पहुंच जाता है वो जहां उसको पहुंचना चाहिए पेड़ के पास में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पेड़ का जो जड़ होता है फैला देता है पहले पेड़, अब आसानी से जहां से पानी खींचना होता है वहां से आराम से खींच लेता है, चूस लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ जी बिल्कुल। तो इसके गुण के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह से अगले यूनिट पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यूनिट हमारा जो है यह हमारा क्या है 7, और जिसमें अध्याय नंबर 10, मतलब यूनिट ये चैप्टर कौन सा हो गया 10वां। इसमें देखो अब तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो गया, अब हम लोग बात करेंगे इसमें थर्मल प्रॉपर्टी के बारे में। मतलब कि कोई वस्तु को अगर हीट देंगे ना बाबू, ताप अगर देंगे ना तो फैल जाएगा, और कोई वस्तु को अगर ताप दोगे ना तो जल के खाक हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे किसी के तरक्की से कोई बगल आपके बगल गिर जो है कैसे जल के खाक होता है, ठीक है ऐसे ही अगर हम उसको आग में दिए तो जल जाता है, जल के राख हो जाता है। और कई ऐसे सिचुएशन में आता है कि अगर उसको आग के सामने ले जाओगे, आग के भट्टी में ले जाओगे तो क्या होगा, वो फैल जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। समझ में आ गया। तो किस तरह का वस्तु जो है फैलता है, और किस तरह का वस्तु जलता है, और किस तरह का वस्तु लंबाई में फैलता है, चौड़ाई में फैलता है, या आयतन में फैलता है, तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। और इसी में जो हीट जो है कंडक्शन विधि से, चालन विधि से जो जाता है, उसके बारे में पूरा पूरा कहानी इसमें आपको समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए हम बताए थे बहुत, ये जो आपका क्लास 11th है बहुत खास है बाबू, बहुत खास, जितना सोच नहीं सकते हो। और अभी तक क्लास 9 और 10 में आप सही से भी नहीं पढ़े हो ना, फिर भी यहाँ आपको टॉपिक सारे समझ में आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आपका था अध्याय 10 चैप्टर नंबर 10। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 के बाद 11, देखो यहां मिस्टेक है बाबू, ठीक है ना, यहां मिस्टेक है, ठीक है। इसमें 8वां में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है ना, उष्मा गतिकी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज्यादातर बात होगा कि उष्मा गति कैसे करेगा, स्थानांतरित कैसे होता है, उसका तरीका कितना है, ठीक है ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे पहले, हीट जो है, गति जो है वो जाता है कितना विधि से, बोला 3 विधि से। कितना मेथड से, बोला 3 मेथड से। पहला मेथड इसका क्या है, बोला चालन विधि, जो चल के जाता है। दूसरा मतलब कि एक छोर पर गर्म करेंगे तो दूसरा छोर पर अपने आप पहुंच जाएगा।
इस सब से नहीं, लकड़ी को जला के देखो, नहीं जरूरी नहीं है कि पहुंचेगा वो, समझ में आ गया। हाँ हाँ, गीला हुआ लकड़ी आराम से पहुंच जाएगा। आप लोहा ले लो, लोहा को एक सिरे को गर्म करो, दूसरा अपने आप। ग्रेफाइट पेंसिल ले लो, पेंसिल को छील करके एक सिरा को आप रखो, मोमबत्ती कैंडल जो है ना, कैंडल के फ्लेम में रखो, और वहां से देखना गर्मी अपने आप ही दूसरा सिरा पर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा अपने आप। समझ में आ गया। हाँ, तो ग्रेफाइट से पास होगा आराम से। तो इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, उष्मा गतिकी के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ इससे रिलेटेड कुछ लॉ, कुछ नियम है, उस नियम के बारे में भी इसमें हम बात करेंगे, मेहनत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है, हमारे पास एक और है, इसको बोलते हैं बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। डायरेक्ट बोल सकते हो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। हाँ, गैसों का गतिज सिद्धांत, इस सब के बारे में जानेंगे। मतलब एक सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं, ज्यादा अगर इसके बीच में अगर हम डीप में जाने का प्रयास करेंगे आपको समझ में वैसे नहीं आएगा, ठीक है ना। मेनली आपके दिमाग में ये सेट करना कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, केवल वो समझ लो ना आप। तो इसमें आप देखिए, एक होता है एलपीजी और एक होता है सीएनजी, दो तरह का आया ना। एलपीजी में क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, और सीएनजी में कॉम्प्रेस्ड, मतलब उसको और कॉम्प्रेस करके क्या करता है, उसको एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एकदम और नजदीक नजदीक ला देता है। समझ में आ गया। हाँ, तो सीएनजी में और कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में रहता है, और एलपीजी में क्या रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तो मतलब पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हम इसी गैसेस के साथ हम खेल करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें पढ़ेंगे आदर्श गैस क्या होता है। ऐसे तो हमारे हिसाब से डेली लाइफ की बात करें तो इसमें आइडियल जो शब्द है ना, वो एक ऐसे भ्रमित करने के लिए दिया जाता है। पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा आइडियल। आइडियल मतलब आदर्श, मतलब जो जो है ना, सारे सब तरह से वो क्या है कि एकदम प्योर है। ऐसा कभी हो सकता है जी, नहीं हो सकता है ना। आप दूध का बात कर लो, तो दूध में तो इतना जो है कितनों कह देगा कि हाँ बढ़िया वाला दूध है, तैयो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करके वो देता है, पानी का मिलावट। समझ में आया। तो ये समझ लीजिए कि आइडियल चीज यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ फिर भी हम लोग आइडियल गैस को, आदर्श गैस के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि प्योर फॉर्म जो होता है, एग्जैक्ट जो होता है, वो क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम गैस में हम ऐसा करेंगे, एक कोई भी कंटेनर में हम भर लेंगे। समझ में आ गया। उसका वॉल्यूम को फिक्स रखेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंट करेंगे तरह तरह का। प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे घटाएंगे, तब क्या हो रहा है। तापमान को क्या करेंगे, तापमान को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को कांस्टेंट कर देंगे, तब क्या हो रहा है। इसी पर तो काम करता है प्रेशर कुकर बाबू। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से कैसे जो है उसमें सीज जाता है, तुरंत सीटी मारता है, तुरंत फटाक से रेडी हो जाता है खाना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में, इस यूनिट में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत सारी टॉपिक्स है, इतना जितना बताइए, एक मोटा मोटी आंकड़ा दे दिए। इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें दोलन के बारे में पढ़ना, ऑसिलेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ऑसिलेशन के बारे में सिंपल पेंडुलम का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। सरल लोलक, सरल लोलक सुने हो ना। हाँ, सरल लोलक देखो, देवाल वाला घड़ी जो आता था, उसमें नीचे लटका हुआ रहता था, ऐसे ऐसे झूलते रहता था, ऐसे ऐसे झूलते रहता था, ठीक है ना। हाँ, पेंडुलम वाला घड़ी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये सिंपल पेंडुलम के बारे में आपको जानना होगा, ये होता क्या है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब सरल आवर्त गति क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक वस्तु एक मीन पोजीशन, मतलब एक बीच में फिक्स पोजीशन के अराउंड अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा, आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव कर रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सरल आवर्त गति। समझ में आ गया। अब जैसे स्प्रिंग ले लो बाबू, देखो जरा ध्यान से, एक स्प्रिंग ले लेते हैं ऐसा। स्प्रिंग देखो ये क्या है, स्प्रिंग है ना। और स्प्रिंग में एक ठो ब्लॉक को यहाँ पर क्या कर दिए, लगा दिए। जरा देखिएगा, इसको आगे बल लगा करके छोड़ दो तो ये आगे पीछे ऐसे ऐसे मोशन मूव करेगा कि नहीं करेगा, है ना। रबर से बांध दो एगो गेंद के, और उसके बाद आप लोग जो है बचपन में हम लोग भी इवेंट किया करते थे
कि अगर उसको एक छोर को पकड़ लिए, दूसरे छोर पे बल लगाओ, तो बॉल क्या होगा, बॉल नीचे जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये जो ऐसे आगे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे गति कर रहा है, ये जो गति कर रहा है ना बाबू, ये गति को हम क्या बोलेंगे, कौन सा गति है, हम बोलेंगे क्या, सरल आवर्त गति है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस सब के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। दोलन मतलब डोलना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस इतने समझ लो। कहता ना किसी आगे पीछे जो है डोल रहा है, डोल रहा है मतलब आगे पीछे खाली जो है चमचागिरी में है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो खैर यहाँ ये तरंग के बारे में इसमें जानेंगे। ये इकाई 10 है, यानी कि यूनिट 10 है, और अध्याय कितना है, 15 नहीं, एक कम कर दो, 14 लिखो इसको। समझ में आ गया? तो इसमें तरंग के बारे में जानेंगे, तरंग क्या होता है और तरंग कैसे गति करता है, कैसे स्थानांतरित होता है एक जगह से दूसरे जगह पे। जैसे तालाब में एक पत्थर को फेंको, एक पत्थर को मारो, तो तालाब में पत्थर को मारोगे ना, तो उसमें गोल गोल बनना शुरू हो जाएगा। ये सब लोग देखा होगा, ये गोल गोल बन क्या रहा है जी। अब गोल गोल लगता है ना, जो बन रहा है ना, ये लगता है कि आगे के तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा भ्रम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जा क्या रहा है, बोले तरंग जा रहा है, तरंग स्थानांतरित हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह तक वो जा रहा है। और वहां का कण खाली ऐसे 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 हो रहा है, आगे पीछे मतलब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे। हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं ये क्या है, ये एक तरह का ध्वनि है जी। ध्वनि भी क्या है, तरंग है एक तरह का। हम बोल रहे ध्वनि कैसे गति कर रहा है, कैसे स्थानांतरित हो रहा है, कैसे जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक। तो ये सब के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे, हम लोग इसमें बात करेंगे। फिर तरंग, तरंग जो है कई बार जो है हम लोग बोलते हैं, और एक ऐसे रूम में बोलते हैं जहां कोई सामान रखल नहीं है, तो हम बोल दिए बाबू, ओकर बाद थोड़ा देर के बाद भी सुनाई देता है, मतलब वहां जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिफ्लेक्ट कैसे होता है, इस ये प्रोसेस क्या है, ये पूरा घटना क्या है, घटना के बारे में आपको बताएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें लगता है कि सर जी आपको समझ में आ चुका है। चलिए, तो यही सिलेबस था क्लास 11th का जो हम डिस्कस कर रहे थे, और हमें लगता है कि पूरा तरह से आपको जो जो पढ़ना है उसका मोटा मोटी एक आंकड़ा, एक आइडिया आपको जरूर मिल गया होगा। ठीक है ना? तो हम लोग क्लास का शुभारंभ हम लोग करेंगे, ठीक है ना, अगले दिन से। और टाइम आप लोग याद रखिएगा, टाइमिंग जो क्लास की जो रहने वाली है आप लोग की, पर डे चलेगी, फ्री चलेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा इसका, है ना, ध्यान रखिएगा। शाम में चलेगा, शाम में चलेगा कितना बजे से, बोला 5:30 से, 5:30 से चलेगा, 5:30 से 5:30 से 6:30, 5:30 से 6:30। कब? शाम में चलेगा। कब चलेगा? शाम में चलेगा। ठीक है ना? यहां डायरेक्ट पीएम कर देते हैं, पीएम का मतलब क्या हो गया, शाम। ठीक है ना? अगर 5:30 से 6:30 लिख रहे हैं और पीएम मतलब सांझ हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो शाम में ये बैच चलेगी, और सारे लोग को एक्टिव रहना है। इस लिंक को, ये जो आपका वीडियो जो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करो। अच्छा सर, ये जो हम स्टार्ट करेंगे इसमें क्या डायरेक्ट टॉपिक का स्टार्ट करेंगे? नहीं बाबू, आपका एक अभी स्पेशल बैच कल से जो आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, कल से जो चलेगा वो है कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लास। क्या चलेगा? कॉन्सेप्ट बूस्टर। मतलब आपको फिजिक्स का सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे, जिसमें फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो मैथ का जो सेक्शन जो आता है ना, मैथमेटिक्स का जो सेक्शन आता है, उसके बारे में हम बताएंगे कौन कौन सा आता है, और वो सब टॉपिक के बारे में थोड़ी, मतलब कि 9-10 जो नहीं पढ़ा है ना, उसको भी पूरा पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है ना? उसको भी एक नए तरीके से एक शुरुआत समझ लो कि अगर वो करना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ करके आराम से कर सकता है। और ये मेरी जिम्मेवारी है, अगर हाथ उसका हम पकड़ लिए, वो हाथ अपना हमारे हाथ में दे दिया, उसको जहां तक पहुंचना है वहां तक आराम से हम पहुंचा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए, आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको समझ में आया होगा, क्लास का टाइमिंग वगैरह सारा कुछ बता दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। एनर्जी पूरा भरा हुआ रहना चाहिए, ठीक है ना? और जितने भी आपके दोस्त लोग हैं क्लास 11th में जो है, उन तक इनको जरूर से जरूर पहुंचाने का प्रयास करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना? और बेल बटन जरूर से दबा देंगे। उससे क्या होगा
कि जब जब क्लास का शेड्यूल यहाँ तैयार होगा, शेड्यूल जब भी लगाएंगे, जब शेड्यूल करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। क्या क्लास है, कब है, तो 5:30 से 6:30। समझ में आ गया, उसमें सारा कुछ आपको दिख जाएगा, नोटिफिकेशन में आएगा, क्लिक करोगे जाओगे तो चैनल पे सारा कुछ दिख जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और बने रहेंगे टीपीसी साइंस क्लासेस के साथ। थैंक यू एवरीवन।